तो मून नाइट का पहला एपिसोड आ चुका है और सच में ये पहला एपिसोड इतना कमाल का था। सिनेमेटोग्राफी से लेकर पीछे जो म्यूजिक चल रहे थे कुछ कुछ सीन्स में, और जिस तरीके से पूरा डुअल पर्सनैलिटी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरीके से वो फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं कि मार्क और स्टीवन के बीच का जो बैक एंड फोर्थ होता है, कमाल का लग रहा था। और इसी सब चीज को डिटेल में जानते हैं, चलो। तो एपिसोड की शुरुआत ही होती है हमारे विलन के साथ। पहली बार मार्वल सीरीज में हमारी शुरुआत विलन के साथ हो रही है, वरना तो आखिरी एपिसोड तक इंतजार करना पड़ता था, या फिर ये आखिरी एपिसोड के एक एपिसोड पहले। तो इसी के साथ देखते हैं कि किस तरीके से वो, मुझे लगता है, अपने आप को सजा दे रहा है कि वो उसने कुछ गलत किया था। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा होता है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो खुद को पेन देकर, खुद को तकलीफ देकर उसका पश्चाताप किया जाता है। तो मुझे लगता है ये भी ऐसे ही कांच पे चलकर, कांच को अपने जूतों में डाल के चलने पर, कि एक तरीके से पश्चाताप कर रहा है। लेकिन अब असल बात क्या है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इसका जो साउंड डिजाइन था, इतना इतना रियल था कि खच खच वो चुभने का और वो खून निकलने का जो साउंड डिजाइन था, एकदम घिन आती है उससे। लेकिन इससे हटकर हमें फिर हमारा मेन लीड दिखता है, स्टीवन ग्रांट 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 ग्रांट। तो स्टीवन ग्रांट जो है वो एक तरीके से लूजर दिखाया गया है, कॉमिक बुक से बिल्कुल अलग। क्योंकि जो कॉमिक बुक में था, स्टीवन ग्रांट बहुत ही अमीर आदमी था, एक बड़ी कंपनी थी उसकी, और उन्हीं कंपनी के पैसों से, वही अमीरियत से जो मून नाइट है वो सारे अपने काम करता था, सारे गैजेट्स लाता था वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिखा दिया गया है, बहुत ही कॉमन मैन है। बस में अपने काम पे जाता है, अम, तकरीबन लूजर ही है। बल्कि कॉमिक्स में तो उसकी शादी वगैरह हो रखी थी। तो एक लूजर की तरह दिखाया गया है स्टीवन ग्रांट को। और साथ ही में हमें दिखता है कि कैसी में उल्टी सीधी उसकी जिंदगी हो रखी है। क्योंकि उसे लगता है कि वो, उसको नींद की बीमारी है और नींद में चलने लगता है वो, इसीलिए वो अपने आप को बेड़ियों से बांध के रखता है और अपने बिस्तर के आसपास एक रेत का घेरा बना के रखता है, ताकि उसे पता चल सके अगर वो रात को उठ के जाए तो सुबह उठने के बाद उसे पता चल सके। और साथ ही में उसके दरवाजे में बहुत सारे तामझाम करके रखा है, ताकि वो इन सब का कुछ कर सके अपने नींद में चलने की बीमारी का। इसी के आगे चलते हुए ये जो औरत है, ग्रांट की बॉस, बहुत ही ज्यादा कमीनी औरत है। डोना जो है बहुत ज्यादा कमीनी औरत है, और किसी को ऐसा बॉस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि कितनी कुतिया है ये, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ आगे चल के पता चलता है कि कैसे ग्रांट के, यानी हमारे स्टीवन ग्रांट के एक दूसरे पर्सनालिटी ने एक लड़की को डेट के लिए पूछ रखा है स्टेक हाउस में, और जो कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है स्टीवन के लिए। उसको कुछ पता नहीं है, एक लड़की आती है, वो पूछती है कि हमारी डेट पक्की है ना। बहुत ही ज्यादा अजीब। और इसी ऑकवर्ड से मूवमेंट के आगे चलते हुए हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन लीड स्टीवन ग्रांट है वो कितना अकेला है। एक पुतले बने इंसान से वो बात कर रहा है, जिससे वो बस अपनी सुना रहा है। और साथ ही में हमें एक और चीज पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह वो हर चीज अपनी माँ को बताता है फोन पे, जो कि उसकी माँ कभी जवाब देती ही नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि वो जवाब देती है, हम नहीं सुन सकते उसकी माँ को, जैसा कि हम आगे के सीन में लायला को सुन पा रहे थे। तो मुझे ये ऐसा लगता है, मेरी थ्योरी है कि ये जो स्टीवन की माँ है, वो सारा का सारा स्टीवन का अपना बनाया हुआ खुद का दिमाग में ही नकली माँ बना रखी है, जो वो बस फोन करता है। या फिर अगर वो सच में किसी को फोन कर रहा है तो वो उसकी माँ तो बिल्कुल नहीं है, वो कहीं और ही उसका मैसेज जा रहा है, जो कि एक और प्रॉब्लम है।
लेकिन इसी के आगे चलते हुए हम देखते हैं कि कैसे स्टीवन अपने घर आ चुका है और अब वो ना सोने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोग्राम है उसके मोबाइल में, उसकी मदद से वो ना सोने की कोशिश कर रहा है। वो जो वो मोबाइल बोलती है कि कुछ खेल लो या कुछ पढ़ लो, तो वही कर रहा है। और पढ़ने में जो मार्क है या स्टीवन है, स्टीवन स्टीवन लेके चलता है, जो स्टीवन है हमारा, वो इजिप्शियन गॉड और मैन यानी इंसान के बीच के कनेक्शन क्या ये बारे में ही पढ़ रहा है। यानी कि बेसिकली वो अपने बारे में ही पढ़ रहा है, अपनी दूसरे आइडेंटिटी के बारे में। जो मार्क है और उसकी और जो कॉन्ट्रू है उसके बीच के रिलेशनशिप की कैसे ये दोनों मिले, जो आगे जाके पता चलेगा। खास करके स्टीवन को ही पता चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके बारे में आज के फिनाले के बारे में जो हुआ, जो फिनाले में हुआ इस एपिसोड के, उसके बाद स्टीवन के मन में तो कई सारे सवाल होंगे। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब मार्क जो है वो सामने आ चुका है डायरेक्ट स्टीवन के, तो शायद आगे चल के वो बात करेगा डायरेक्ट कट टू कट स्टीवन के साथ, जो कि उम्मीद तो है। लेकिन इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि जो पढ़ते पढ़ते और खेलते खेलते स्टीवन सो गया, और जब उसकी आंख खुलती है वो होता है जर्मनी में। और उठने के बाद उसका जबड़ा टूटा हुआ रहता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इसके पास हीलिंग पावर है तो इसका जबड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वहीं पास कॉन्ट्रो इसके दिमाग में इसको गालियां दे रहा होता है कि तू फिर से क्यों आ गया, क्या किया है तू यहाँ, मार्क को वापस अपनी बॉडी सरेंडर कर दे, सरेंडर योर बॉडी टू मार्क, सरेंडर योर बॉडी टू मार्क, बार बार यही बोल रहा होता है। और इसी में दो लोग ऊपर से इसको उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं और ये भाग के गांव में आ जाता है, विलेज में, जहां पर एक कल्ट टाइप का ऑर्थर, जो हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखा था, वो कांच में पैर रख के चलने वाला आदमी है। तो वहीं पर देखते हैं कि कैसे ऑर्थर एक जजमेंट करता है, उसके टैटू बना हुआ है तुला का, और उसी के जरिए वो जजमेंट करता है। पहला इंसान, पहला आदमी तो वो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, लेकिन दूसरी जो औरत थी उसका रेड आता है और उसका आत्मा वो बिल्कुल सोख लेता है अपने अंदर, जैसा कि अभी तक जो हमें दिखा है उस हिसाब से। और वहीं पर जो इस मार्क का या स्टीवन का जो पीछा कर रहे थे हमारे मून नाइट का, वो भी आ जाते हैं और ऑर्थर को बताते हैं कि वो भाग के यहाँ आए। और यहाँ पर जो हमारा मेन लीड है स्टीवन, उसके पास है वो बग, हाँ, वो जो भी आर्टिफैक्ट है, वो आर्टिफैक्ट होता है और वो कुछ शायद एशियन इजिप्शियन में बोलता है। तो उसके बाद सारे लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा स्टीवन है वो नहीं आ पाता, तो उसको जाके पहचान लेते हैं और मांगते हैं। ये सीन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि किसी को भी लगेगा कि क्या घटिया मजाक कर रहा है ये, लेकिन ये सच में कर रहा है। पहले मुट्ठी बंद कर लेता है आर्टिफैक्ट के साथ, उसके बाद दूसरे हाथ में जाता है तो दूसरा हाथ ऐसे कर लेता है, फिर दूसरा हाथ ऐसे लाता है तो बड़ा ही रोबोटिक टाइप का चलने लगता है। और तो खास करके जो फाइट सीन था, जो कि हमें नहीं दिखाया गया, और उसके हाथ पूरे खून से लथपथ थे और वो आर्टिफैक्ट खून में सना हुआ था। यानी कि जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, हमारा जो नरेटर है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि उसके आसपास हो क्या रहा है आखिर। जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इनको ये डीआईडी या डुअल पर्सनैलिटी को दिखाने का जरिया, जो बहुत सारी अलग मूवीज से लिया गया है, लेकिन मुझे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना, हमारे सामने ला के रखा गया है, मुझे कमाल का लगा। फिर जो कार चेजिंग सीक्वेंस में इनका जो बैक एंड फोर्थ होता है मार्क और स्टीवन के बीच में, उसके हाथ में बंदूक आ जाती है, उसके बाद वो ठोक देता है, सामने की विंडशील्ड गायब हो जाती है, ये वाली जो बगल में गाड़ी थी वो पलट जाती है, पीछे जो बंदा था वो ट्रक से नीचे गिर जाता है। पूरा पूरा ये जो पूरा सीक्वेंस था बिल्कुल ही फैसिनेटिंग था, और हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये दिखा कैसे रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। खास करके जिनको मून नाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गए थे। और साथ ही
और उसके बाद वो डायरेक्ट उठता है अपने इस चेज सीक्वेंस के बाद अपने अपार्टमेंट में, जहां उसे और हमें भी डाउट होता है कि क्या ये सच में हुआ था या सपना था। लेकिन हम ज्यादा सोचते नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि ये वही दिन है अभी। और उसके बाद डायरेक्ट तैयार होके अपने डेट पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि किस तरीके से ये सब 2 दिन निकल चुके हैं। आज संडे है, फ्राइडे को उसका डेट था, तो वो जर्मनी सच में गया था, वो सच में वहां लड़ा, और वो सच में ये सब फकरी हुई उसके साथ। साथ ही में वो वापस घर आ जाता है क्योंकि डेट तो हो रहा नहीं अब। तो घर आने के बाद उसे कुछ क्लूज मिलते हैं, और उस क्लूज को फॉलो करते हुए वो उसे मिलता है एक मोबाइल और एक चाबी विथ अ की चेन, जिसका लोगो अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है। और उसके बाद जब वो स्टीवन उस मोबाइल फोन को चार्ज करता है और देखता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, तभी एक लाइला नाम की लड़की का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ हो, महीनों से कहाँ हो, महीने हो चुके हैं तुम्हें गए गायब हुए, मैं रोज तुम्हें फोन करती हूँ, तुम आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। और इसी में वो स्टीवन पूछता है कि तुम कौन हो, मैं क्यों, क्या बोल रही हो तुम। इसमें उसमें मार्क का नाम लेती है और वो पूछती है तुम मुझे मार्क क्यों बुला रही हो। ऐसा करके स्टीवन पूछता है और वो फोन काट देती है। अब बात ये है कि क्या महीनों पहले कुछ हुआ था, क्या इसको कुछ महीनों पहले ही ये शक्तियां मिली हैं, या क्या आखिर हो क्या रहा है, जो कि हमें कुछ नहीं पता। जो आगे के एपिसोड में मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा। और फोन कटते साथ ही इसका जो सेकंड आइडेंटिटी है मार्क का, तो ये उसे थोड़ा सा परेशान करता है और धमकी देता है स्टीवन को कि जो वो ढूंढ रहा है, जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो ना ढूंढे, शांति से बैठ जाए। और इसी से डर कर वो थोड़ा भूकंप वगैरह लाता है इसके कमरे में। ये नहीं कह सकते कि ये सच में हुआ था या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्क के दिमाग में हुआ था। और ये भागता रहता है, लिफ्ट में जाता है, बूढ़ी औरत को डरा देता है। और कट टू ये अब आ जाता है फिर से। बहुत ज्यादा कट हो रहा है ये, है ना, बहुत ज्यादा काटा जा रहा है अभी हमारा। ये आता है बस में, और इस बस में भी उसको थोड़े इल्यूजन्स आ रहे हैं, वो चिल्ला देता है। बाहर उसको कॉन्शो दिखता है, वो बस से उतरता है, अपने काम में जाता है। अंदर उसको ऑर्थर मिलता है। ऑर्थर इसके काम की जगह में आया हुआ है, और जब वो लोगों से मदद मांगता है तो वहां के लोग, कुछ लोग, सब नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग, तकरीबन 3 लोग दिखाए गए हैं, तो कुछ लोग तो बिल्कुल ही ये ऑर्थर के लिए ही काम करते हैं या इसके रिलीजियस कल्ट में है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर ऑर्थर का मेन मोटिव क्या है। वो एमिट, इजिप्शियन की एक देवी को वापस से जिंदा करना चाहता है ताकि इस दुनिया में कोई भी क्राइम वगैरह ना हो। इसकी सिंपली आइडियोलॉजी ये है कि ये कोई भी क्राइम को होने से पहले उसे रोकना चाहता है, कोई भी क्रिमिनल को ये क्राइम करने से पहले ही सजा देना चाहता है, जिससे कि वो मार देता है। और जैसे कि उस बुरी औरत को उसके क्राइम होने से पहले ही उसकी आत्मा अपने अंदर सोख ली, जो कि बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। और इसी के कंटिन्यूएशन में हमें पता चलता है इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में, इजिप्शियन जो गॉडेस वगैरह हैं उनके बारे में, कि उनका जो हिस्ट्री है वो क्या था, कि किस तरीके से जो अमित है उसको धोखा दिया गया है उसके ही साथियों द्वारा, और वगैरह वगैरह। ऐसा करके ऑर्थर हमें बताता है। और इसी के आगे चलते हुए ऑर्थर स्टीवन को जज करता है, लेकिन क्योंकि स्टीवन को डुअल पर्सनैलिटी है तो वो जो जजमेंट है वो काम नहीं आता, और वो बोलता है तुम्हारे अंदर केओस है। केओस से कई लोग इसे स्कारलेट विच से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन केओस से इसका सीधा मतलब था कि इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारे बहुत ही मुश्किल इसका पर्सनैलिटी है, जिसे जज नहीं किया जा सकता। स्कारलेट विच से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन क्या पता आगे के एपिसोड में बना दिया जाए। और ऑर्थर क्योंकि इस जजमेंट से थोड़ा परेशान हो जाता है और एकदम सकपका जाता है, तो वो इसी का फायदा उठा के स्टीवन भाग जाता है वहां से। लेकिन रात हो जाती है, वो अपना काम खत्म के बाहर जा ही रहा होता है अपने घर के लिए,
उसी समय उसे एक कुत्ते की आवाज सुनाई देती है कि, और वो देखने जाता है कि आखिर कुत्ता अंदर म्यूजियम में आया तो आया कैसे। और उसके पीछे जानने पे पता चलता है कि वो एक जैकल, जो कि भी एक इजिप्शियन गॉड का एक तरीके से पालतू कह सकते हैं। जैकल जो इजिप्शियन गॉड है उसका पालतू, वो स्टीवन पे हमला कर देता है एमिट के लैकी यानी इसके फॉलोअर के कहने पर, जो कि मुझे नहीं पता कि जैकल और एमिट साथ में काम करते थे या ऐसा कुछ है, पता नहीं। लेकिन मार्क और स्टीवन के बीच में इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत ही बढ़िया बात होती है, और पहली बार हम इन दोनों को साथ में बात करते हुए देख सकते हैं। और इसमें अगर तुम देखोगे तो हमें स्टीवन का जो है उसका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखेगा, लेकिन जो मार्क था उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब इसके दिमाग में ही हो रहा था। और मार्क कहता है कि मैं हम सबको बचा सकते हैं, यानी कि जो डुअल पर्सनालिटी में इसके जितने भी पर्सनालिटी है ना, इन सबको बचा सकता हूँ, मुझे कंट्रोल लेने दो। और स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए मार्को को कंट्रोल दे देता है। उसके बाद हमें दिखता है मून नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मम्मी स्टाइल में। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो तुम देख सकते हो कि आसपास के जो दीवार थे उसमें इजिप्शियन सिंबल्स बनने लग जाते हैं, जो कि काफी फैसिनेटिंग था मेरे लिए। मुझे बड़ा मजा आता है इन सब एशियंट वगैरह जो होता है ना, उसको लेकर जो भी स्टोरीज वगैरह बनाए जाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है इसको देखने में। और साथ ही में उसके बाद कैमरा पैन आउट होता है और फिर से बाथरूम की तरफ जाता है। कमाल का शॉट था, जिस तरीके से मून नाइट मारता है ना, कमाल का था। और इसी के साथ हमें ये अगले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा एक्साइट करके छोड़ के चले जाता है। ओवरऑल मैं एपिसोड कहूंगा काफी कमाल का था, सिनेमेटोग्राफी से लेकर म्यूजिक वगैरह सब चीज कमाल का था। और इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगले एपिसोड के लिए भी वीडियो आ जाएगी, और भी वो सारी वीडियोस देखने के लिए और भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। दूसरे वीडियोस बहुत सारे हैं, मून नाइट के ऊपर भी है जो तुम जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स हैं वो भी जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस के लिए और भी शॉर्ट्स के लिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड। मुझे तो कमाल का लगा, और सेकंड एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ अब मैं। तो मैं तो हूँ, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके साथ बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।